सोनम वांगचुक 18-19 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ प्रोटेस्ट जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाला है। सरकार को एफर्ट करना चाहिए था। 26 दिन हो गए, लोग सोए तो है नहीं, जगे हुए हैं, उनके कानों में आवाज पहुंच रही है, वो देख सुन सब कुछ रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे फ्रंट पर आगे आकर कहा कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरोसा दिलाता हूं। इस सिस्टम को सुधारने के लिए जहां जहां खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी काम किया होना है वो किया जाएगा। सोनम वांगचुक का क्या? सोनम वांगचुक वो अब बड़ा चेहरा बन लोग तो चुके ये हैं। कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके ने उसको फंसा दिया। जंतर मंतर पे रोज 10,000 बैठते ना तो सरकारी बात करती। जब इन्होंने अपने उस मूवमेंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया तो एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसको आकर के वो समर्थन दे। उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जो उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है वो संभाल नहीं पा रहा है। आपने एक व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया, किसी और मुद्दे पर दूसरे का इस्तीफा भी मांगा जाएगा ना, ये भी चीजें सरकार देखती है। अपने दम पे बीजेपी पंजाब में एक तो नहीं कर सकती। करतारपुर कॉरिडोर बनाने के बावजूद जो सिख है वो इनके साथ नहीं जुड़ पाए। मुझे लगता है ये जो वोट बैंक है ना ये कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है। उनकी तैयारी बहुत बड़े लेवल पे है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर्स अनकट में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया और मेरे साथ आज रिपोर्टर्स अनकट में जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। सबसे पहले सुमित अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रव्यूह में हर शाम 7 बजे आप इन्हें देखते हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो बीजेपी कवर करते हैं, रविकांत राय जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रंजीता झा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस बीट कवर करती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो कई सारे मुद्दे हैं जो पिछले हफ्ते या अभी भी इस वक्त सुर्खियों में है, जिसको लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। चर्चा की शुरुआत सुमित जी के साथ मैं करना चाह रही हूँ। सबसे पहले सीजेपी की हम बात करते हैं कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लगा नहीं था कि इस पड़ाव या इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। सोनम वांगचुक 18-19 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अब तमाम चीज़ों के बीच में उनके मेडिकल कंडीशंस को लेके भी चिंता जताई जा रही है। ये कहाँ प्रोटेस्ट जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, कहाँ जाके थमेगा? क्योंकि 20 तारीख को आह्वान वो भी कर चुके हैं लोगों से कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आइए, जुड़िए और इसके खिलाफ आवाज़ बहुत ज़रूरी है, ये दबनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है उसी दिन। बहुत ईमानदारी से बोलूँ प्रिया, तो मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाला है। मुझे आई हैव नो आइडिया, बट लेकिन चिंता होती है। और चिंता इसलिए होती है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं अपने डिफरेंसेस को। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की खासियत ये है कि मत भिन्नताएँ होती हैं और तब भी हम साथ साथ रहते हैं। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो उसको मंच अगर मिले, अगर आपस में बातचीत हो, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सिस्टम ठीक हो। एजुकेशन सिस्टम जिसको ख़राब करने को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ और कॉकरोच नाम दे दिया गया और कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, वो मूवमेंट को सरकार भी चाहती है कि जिसके लिए एक कोशिश थी कि एग्ज़ाम जो नीट के पेपर लीक हुए वो नहीं होने चाहिए। सरकार ने सीरियस एफर्ट्स किए। सरकार ने नीट को कैंसिल किया, री नीट कराया, री नीट सक्सेसफुली हुआ। अब रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जैसा कि पता लग रहा है, और सीट्स भी बढ़ा दी गई हैं इस बार, मेडिकल सीट्स भी। मतलब कुल मिला के अगर जब सब यही चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, चुस्त हो, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि आप एक व्यक्ति का इस्तीफा लो, जो सीजेपी और सोनम वांगचुक कह रहे हैं, और सरकार कह रही है कि नहीं हम सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, सिस्टम ने दुरुस्त किया है, पर हम इस्तीफे की बात नहीं मानेंगे। मैं तो यही मानूंगा 19 दिन हो गए सोनम वांगचुक के हड़ताल के, और सीजेपी के प्रोटेस्ट के मेरे ख्याल से आज 26वां दिन है। एक हफ्ते का गैप चल रहा है दोनों के बीच में। मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूँ। सरकार को एफर्ट करना चाहिए था। 26 दिन हो गए हैं। संसद जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, जंतर मंतर पर, जो लोग दिल्ली को नहीं जानते हैं उनको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। अगर आप कदम गिन के जाएंगे, कदम गिन के बात कर रहा हूँ, तो आप 1,000 कदम के अंदर आप संसद भवन परिसर में चले जाएंगे। जंतर मंतर इतना पास है, मतलब हार्डली हाफ अ किलोमीटर। और वहाँ से आप अगर यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही है, यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, तो ये तो फिर वही बात लगती है नहीं कि आप जाग रहे हो, आपको जगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाग रहे हो, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हाथ बढ़ाया जाए, बातचीत की जाए। और ये सोनम वांगचुक है, ये अन्ना हज़ारे नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये अभिजीत दीपके है। ये वो मूवमेंट नहीं है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मंशा होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभिजीत दीपके के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब छात्र थे। सौरभ दास रिपोर्टर है, विजेता दहिया इन्फ्लुएंसर है, रिसर्चर रहा, ऐसे जो 4-5 नाम मुझे पता है। ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो 28-30 साल के लोग हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन अब तक समझ में नहीं आए हैं। अगर
एक ही डिमांड है। पहली तो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और अब उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी है बीते 1 महीने के अंदर कि जो लोग नीट की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, वो कि जेन्युइन बात है। क्योंकि अधिकतर हमने केसेस देखी है, स्टोरीज हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल की कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कर्ज लिया जो बढ़ के 30 लाख हो गया है, हम नहीं दे पाएंगे, बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया, अब कैसे होगा। तो वो डिमांड भी जेन्युइन लगती है और सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है हाथ बढ़ाना, बैठना, बात करना। जब सारी देश जा सकता है, सब चर्चा हो सकती है, तो आई डोंट नो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए कब तक ये चलेगा, आई हैव नो आंसर भैया। बिल्कुल, कब तक ये चलेगा ये तो डिपेंड करता है सामने से जब तक जवाब नहीं आएगा। रवि, सरकार चुप क्यों है आखिरकार? इस पर सरकार का स्टैंड क्या है, या फिर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है? जैसा सुमित जी ने भी बोला कि लोग सोए तो हैं नहीं, जगे हुए हैं, उनके कानों में आवाज़ पहुंच रही है, वो देख सुन सब कुछ रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है, चुप्पी क्यों है सरकार की? देखिए, सरकार का ये मानना है कि मैंने खुद जब नीट के पेपर लीक हुए उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपनी खामी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि पेपर लीक हुआ है, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी काम किया होना है वो किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे फ्रंट पर आगे आकर कहा कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरोसा दिलाता हूँ। उसमें आपने सुना होगा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम जो मंत्रालय हैं उनको कोऑर्डिनेटेड वे में एकजुट किया गया और रीनीट का एग्ज़ाम हुआ और वो सक्सेसफुल रहा। उनका ये मानना है कि देखिए, एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं उसको हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डील करेंगे, उसको फिक्स किया जाएगा, दूर किया जाएगा। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट में कंडीशनल प्रोटेस्ट हो गया कि इस प्रोटेस्ट का एकमात्र मकसद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उस प्रोटेस्ट में कभी भी प्रोटेस्ट करने वालों ने मिलकर ये बातें नहीं कही कि इसमें एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सरकार को ये लगता है कि आप कंडीशन के साथ आ रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम की भलाई के लिए आते, उसमें सुधार के लिए आते, हम बातचीत के लिए दरवाजे खोल कर रखेंगे। लेकिन आप पहले ही मन बना चुके हो कि हमारी पहली प्रायोरिटी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। उसी वजह से सरकार कह रही है कि देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की आपको इजाज़त है, आप प्रोटेस्ट कीजिए। दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी। अगर आप प्रेशर क्रिएट कर देते, इतनी हुजूम आ जाता और सरकार को ये लगता है कि नहीं नहीं अब हमें इनसे बात करना ही पड़ेगा, तो वो करती, लेकिन वो हर नहीं हो प्रोटेस्ट पाया। का एक तो मुद्दा होता है और उसी चीज को लेकर वो धरने पे बैठते हैं। चाहे हम किसान आंदोलन की बात कर लें या फिर अन्ना हजारे ने जो प्रोटेस्ट किया था, उन सभी का एकमात्र लक्ष्य था, उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर यही चीज़ है, जो सिस्टम में खामियों की आप बात कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जो उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है वो संभाल नहीं पा रहा, इसीलिए ये आवाज़ नहीं, आपने दो बातें कही। किसान आंदोलन में किसानों का जो जेन्युइन मांग था, आखिरकार सरकार ने उनकी बात मांगी। प्रोटेस्ट के बाद बिल को वापस लेना पड़ा। हाँ, लेना पड़ा आखिरकार, आसानी से नहीं, क्योंकि वो हटने को ही राजी नहीं थे। बिल्कुल। सरकार जब कोई फैसला लेती है तो उसको भी अपनी इमेज का ख्याल रखना होगा ना। आपने एक व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया, किसी और मुद्दे पर दूसरे का इस्तीफा भी मांगा जाएगा ना, ये भी चीज़ें सरकार देखती है। लेकिन मूल मकसद सरकार का क्या है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मकसद है कि जो एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं उनको दूर किया जाए, और उसके लिए सरकार ओपन है, कह रही हम काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ केवल ऐड करना चाहता हूँ कि जो पुरानी सरकार से अगर आप तुलना करते देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और वो रिएक्ट करते थे। ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो किसी के दबाव में फैसला नहीं करेंगे। जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिलाता हूँ। वो भोपाल की सांसद थी, क्या नाम था उनका, बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा। उन्होंने नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा संसद भवन ने कि मुझे दिल को चोट पहुंची। आपके इंटरव्यू में भी शायद कहा, मुझे आप शायद थे कि दुख हुआ मुझे, है ना। कुछ नहीं कहा। जब टिकट देने की बारी आई तो सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया, भोपाल जैसी सीट पर। ऐसे विधुड़ी दिल्ली के सांसद थे, उनको अभी टिकट नहीं दिया 24 के चुनाव में। उन्होंने बेतुकी बात की संसद के अंदर, जो अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता है, उनका टिकट काट दिया। आई एम जस्ट सेइंग कि इनका काम करने का तरीका अलग है। आप कहोगे कि इस्तीफा ले लो तो मैं नहीं लूँगा। मुझे लगेगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी की है तो मैं उनका काम मैं अपने हिसाब से करूँगा। पर आप इस तरीके से मुझ पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। ये इनका तरीका। पिछली तो सरकार, क्योंकि इनके पास बहुमत है, नंबर है। पिछली सरकार थी, बैसाखी की सरकार थी, 200 विधायक, 200 सांसदों पे 300 की 350 की सरकार चलती थी। तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता था, कभी अलाइज का प्रेशर, कभी इसका प्रेशर, कभी मीडिया का प्रेशर। तो वहाँ फैसले होते दिखते थे। यहाँ पे फैसले होते हैं लेकिन बाद में होते हैं।
नहीं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, मुझे लगता है कि जो मोदी 3.0 है वो एकदम अलग है। भाई पहली बार नरेंद्र मोदी चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री अभी है, कभी भी वो बिना मेजोरिटी वाली सरकार के, मतलब उनकी खुद की पार्टी के नंबर्स कभी भी मेजोरिटी से कम नहीं रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी, अगर आप देखिए तो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो 2024 के नतीजों के बाद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी अब नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद देखिए उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो तेज कहते नहीं धार जो होती है, वो कहीं से कुंद नहीं पड़ी। भाई आप सहयोगी हैं, साथ में होंगे, और सबसे बड़ा ये दिखाता है कि आप अपने जो सहयोगी जो साथी हैं उसको कैसे ऑन बोर्ड करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है कि जो व्यक्ति हमेशा एक बहुमत की पार्टी के सरकार चलाई, उसने जो इस तरह के सहयोगियों के साथ 240 के बाद लग रहा था कि नरेंद्र मोदी अब उस तरह से नहीं होंगे, उन्होंने सबको साथ लिया और फैसले उसी तरह से कर रहे हैं। भाई ये जो फैसला है, भाई किसान आंदोलन की बात हुई, किसान आंदोलन में मांग जेन्यून और वो जो होता है वो तो सेकेंडरी बात है। सरकार को लगा था कि उन्होंने जो फैसला किया है, जो 3 कानून लाए वो सही है, तभी कानून लाए ना। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी कानून लाए क्योंकि सही था, लेकिन क्यों लेना पड़ा? दबाव, पॉलिटिकल माइलेज, कई बात होता है कि फैसले जो पॉलिटिकली आपको लेने पड़ते हैं कि उसका नुकसान फ़ायदा। देखिए इस सरकारें जो फैसला करती है वो डेवलपमेंट तो है, लेकिन कई फैसले आपको पॉलिटिकल फ़ायदे नुकसान की होती है। उस समय उनको लगा कि ये नुकसान करेगा, सड़क पर बैठे थे। लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में जो शुरुआत हुई थी, जिस मकसद से हम लोग पिछले बार भी शायद यही बात किए थे, आपको याद हो, वो मकसद जैसे रवि ने बताया कि एक मकसद के साथ आप जुड़ेंगे कि हम इस्तीफा हो जाए, तो वो होता नहीं है। नहीं, ये बड़ा हो गया ना, ये राष्ट्र स्तर पे ये चीजें हो गई। नीट की परीक्षा को लेकर के राज्य स्तर पे तो हो ही रहा है। हर स्टेट में देखिए पेपर लीक की कितनी खबरें आती हैं। सही है, आपके नीट को पास भी, लेकर हमारे पास भाई राष्ट्रीय स्तर पे बात, नीट की परीक्षा जो है राष्ट्रीय स्तर का मसला है, तो उसको करेक्शन किया, उसको जिस तरह से करेक्शन करना था। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन, रवि ने भी गलत नहीं बताया कि ये आंदोलन की दिशा जो है ना, जिस तरीके से बढ़ी थी, अभिजीत दीपके जिस तरह से स्टार बनकर आए थे, जिस तरह 10 करोड़ से शायद 23 करोड़ तक चले गए थे फॉलोअर्स, वो जो चले गए थे, शायद ये जो बात है कि सरकार इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। एक तो आपका मकसद क्लियर है कि आप सोनम वांगचुक का क्या? हाँ, सोनम वांगचुक का वो अब बड़ा चेहरा बन लोग चुके तो ये हैं कह ना। रहे हैं कि अभिजीत दीपके ने उसको फंसा दिया उनको। हाँ, ये तो अभी ये भी चर्चा हो रही है ना कि अभिजीत दीपके खुद तो कर नहीं रहे, उनको साथ बैठना था, अगर करना ही था तो दोनों नहीं, मतलब वो ठीक है। आपकी जो भी लोग कह रहे हैं उनकी बात, मैं फिर आपकी राय अलग होगी, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई बात अगर करनी है तो सरकार को करनी है ना। अभिजीत दीपके ने क्या फंसा दिया? नहीं, लोग जो बोल रहे हैं भाई, लोग ये जो कोई दो तीन पत्रकार बोल रहे हैं भाई, सोशल मीडिया का ही खेल सोशल मीडिया के है इन्फ्लुएंसर बोल सर। रहे ये हैं। पूरा आंदोलन सोशल मीडिया का है, तभी अगर सोशल मीडिया के शुरू बाहर हुआ, होती बिल्कुल सही बात है। और अगर ये लोग भी जमा करके अगर जंतर मंतर पे रोज 10,000 बैठते ना, तो सरकार ही बात करती। सरकार को भी रियलाइज हो गया है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सोशल मीडिया का है, जिस पर आप सिर्फ लाइक, डिसलाइक और कमेंट कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़े। हम सोनम वांगचुक भी क्या इन्फ्लुएंस में आकर के जुड़े हुए हैं? सोनम वांगचुक को क्या सरकार मतलब सीरियसली नहीं ले रही है? एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है 2010-11 के प्रोटेस्ट में जो अन्ना आंदोलन था और जो सोनम वांगचुक का है, उस वक्त पूरा मीडिया 24 घंटे लगातार, पहले 7 दिन, फिर 11 दिन और फिर 1-1.25 महीना जब रामलीला मैदान पे बैठे, लगातार इस खबर को दिखा रहा था। हम सब लोग उसके गवाह हैं, हम सब ने इसमें हिस्सा लिया है अपने अपने चैनल्स पे काम करते हुए, जिस भी चैनल में हम लोग थे। अब बताइए हम लोग कितनी जगह जाते हैं, क्यों, कहाँ दिखता है खबर? वो नहीं दिखती है ना। तो मीडिया का प्रेशर था उस वक्त ज़बरदस्त। उस वक्त में मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने अन्ना हज़ारे का पूरा नाम बोला, जैसे कोई होता ना अपराधी का नाम, उर्फ अन्ना हज़ारे। उसके बाद जो डिबैकल कांग्रेस पार्टी का शुरू हुआ 2011 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, 14 में लौट नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, इतनी बुरी स्थिति हो गई। मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट कर दिया, आईएनबी मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद फिर विदेश राज्य मंत्री तक बना दिया। लेकिन क्या हुआ? मनीष तिवारी 14 का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मनीष तिवारी भागे भागे फिर रहे थे। मैं उस समय मीडिया का फर्क देखिए, मैं वही वो बोल रहा हूं। मीडिया उस वक्त जबरदस्त प्रेशर इस बार भी अगर आप मीडिया नहीं कर रही, नहीं इसमें मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा, कोई चैनल नहीं दिखा जिस दिन अभिजीत दीपके आए थे उस दिन सारी मीडिया चला रही थी। शुरुआत के 2-3 दिन मीडिया थी, इसी मीडिया को जब इनके लोग जब कुछ सवाल पूछते, तुम गोदी मीडिया। भाई ऐसा है कि आप भी मीडिया के साथ जो इस तरह का व्यवहार करेंगे, वहाँ पे लोग जैसे कोई पूछे, अरे आप तो गोदी मीडिया हो, ठीक है भाई गोदी मीडिया वापस चले जा रही है। तो आप ये दोष नहीं दे सकते हैं, आप मीडिया को आने देते हैं। ऐसा अगर होता, अगर मीडिया सही में सहयोग नहीं किया हो, तो जिस दिन दीपके आया वहाँ पे पहुंचे, उस दिन तो नहीं दिखाते। उस दिन पूरी हुजूम पूरा उनको फॉलो किया गया। जिस दिन जंतर मंतर पहली बार बैठे, जब दोबारा बैठे, ऐसा नहीं है, मीडिया ने पूरा सहयोग करने के। लेकिन वहाँ का आंदोलन और उस आंदोलन का फ़र्क को समझिए।
भाई उस आंदोलन का एक मकसद जो था कोई एक व्यक्ति को इस्तीफे से नहीं था, उस पूरे करप्शन के मसले पर था। और उस आज भी करप्शन वही के का वही है। हाँ, वो लोकपाल आज भी नहीं आया। वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार के भी 12 साल हो गए, इसे भी लोकपाल लेके नहीं भाई आए। गरीबी हटाओ वो तो 70 से और 60 से चल रही है, लोग लेकिन वो लोकपाल चीज़ें तब भी नहीं आया, लोकपाल अब भी नहीं आया। राहुल गांधी, हाँ मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी जब सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था या फिर नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के भी खुल करके बोल रही थी इस पर, राहुल गांधी ने भी घेरा है सरकार को, चाहे राज्य स्तर पे चीज़ें हुई हो या फिर नीट की भी मैं बात कर रही हूँ। कहाँ है राहुल गांधी अब? एक बार भी वहां दिखे नहीं। हालांकि कांग्रेस के कई ऐसे लीडर की तरफ से कांग्रेस चाहे का अपना कार्यक्रम चल रहा है, पेपर वो लीक भी जो मुद्दा है, इसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, बिल्कुल भी इसी एक से जुड़ा launch हुआ मुद्दा शायद है। करने लेकिन जा रहे देखिए हैं ना, गूंज करके हाँ, कोई छात्रों की गूंज हाँ, कार्यक्रम है छात्रों की कांग्रेस गूंज। पार्टी की। देखिए जब इन्होंने अपने उस मूवमेंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया, तो एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसको आकर के वो समर्थन दे। भले ही विषय का समर्थन आप कर सकते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेताओं को आपने देखा होगा, मुझे याद है शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस विषय को आप उठा रहे हैं ये गंभीर विषय है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस पर आते हैं, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी दिखे कोटा में वहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको कहा जाता है हब है कोटा, वहाँ कार्यक्रम किया राहुल गांधी ने, छात्रों से 1-to-1 बातचीत की, और उसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस का ये जो आंदोलन है, जो ये कार्यक्रम है छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इसको किया जा रहा है। ये अभी प्रोटेस्ट में जो शामिल है ये छात्र नहीं है, नहीं, वो भी छात्र हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी बनाए हुए को समर्थन करती हुए नहीं आपको दिखेगी। तो ये राजनीतिक विषय को पार्टी भले तो ही नहीं है समर्थन ना? करता हुआ दिखे। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, सोनम वांगचुक का नाम हम ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें इंदिरा गांधी सोनम वांगचुक के पिता को जूस पिलाती हुई दिख रही हैं। जब लेह में उन्होंने आदिवासियों के लिए एक आंदोलन किया था, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने उनके व्रत को तुड़वाया था। तो अब इसको भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि एक बता रही है कि जब वो प्रधानमंत्री थी और ऐसे ही उनके पिता जब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तो बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके व्रत को तुड़वाया। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना होगा कि अगर ये मुद्दा इतना बड़ा है और अब जैसा बताया जा रहा है कि उनका वजन 8 kg कम हो गया है, उनकी जो स्थिति है वो ठीक अब नहीं चल रही है, लोगों को चिंता हो रही है, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि आप देखिए कि फिल्म स्टार किस तरह से आगे बढ़कर इस पूरे मूवमेंट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब सरकार को थोड़ा तो दबाव में अब आती चिंता हुई यही है कि सरकार वो दिख रही एक है। व्यक्ति अब जिसकी इतनी उपलब्धियां रही हैं, लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये बातें सारी लिखी और एक चीज मैं कहा- कहना चाहूंगी हाँ। कि एक खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी विजय के साथ, यानी तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हो सकता है जंतर मंतर का दौरा करेंगे, इस तरह की एक जानकारी आ रही है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पॉलिटिकल पाया। पार्टी अब जो हैं वो उनकी तरफ से लेटर भी लिखे जा रहे हैं, अपील किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि कम से कम इनका अनशन वो खत्म किया जाए। लेकिन हालिया उनका अभी बयान आया है कि वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं देश भर से लोग मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि आप अनशन खत्म कर दो। ये अपील सरकार से आनी चाहिए ना, सोशल मीडिया से आ रही है, इन्फ्लुएंसर से आ रही है, फिल्म स्टार से आ रही है, पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं सरकार के वो बोल रहे हैं कि भाई यू आर बेशकीमती, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से मत अपनी दांव पे लगाइए। सरकार बोल देना एक बार कि हम बातचीत करेंगे, अभी आप अनशन तोड़ो, ये जो पहले आप अनशन तोड़ लो, हम बातचीत पार्लियामेंट करेंगे। सेशन अब ये इन्होंने कॉल दे दिया है संसद बुलाने का, संसद घेरने का, संसद चलो का। अब सरकार इससे भी नाराज होगी कि भाई आपको बातचीत करनी चाहिए थी, आप संसद को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग अभी इस तरीके से सोशल मीडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो एमपीज हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे फिर इस बार मॉनसून सत्र का पहला बिल्कुल। दिन जैसे हंगामा आज हम देखने को बात मिलेगा कर रहे हैं ना, फिर। आज सुप्रिया सुले जा रही हैं, हाँ। आज अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। चर्चा ये है कि वीकेंड पे शनिवार इतवार में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग भी तो फिर दिल्ली तो ये पहुंच पूरा रहे हैं। पॉलिटिकल हो ही गया, समर्थन तो सारी पार्टियों को पॉलिटिकल मिल गया। ये पॉलिटिकल ही है, कोई ऐसा नहीं है। देखिए आंदोलन जो हो रहा है ना, ये देखिए बोलने के लिए होता है हमेशा, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो पीछे से बैकअप पॉलिटिकल ही होता है। तो फिर कांग्रेस जो कहती थी अन्ना आंदोलन जो है वो पॉलिटिकल था, इसका मतलब पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल था भाई, अल्टीमेट पार्टी बनी ना, समर्थन कर रही थी उस पार्टी बन के निकली ना आम आदमी देखिए पार्टी। स्टार्टिंग में जब अन्ना का आंदोलन हुआ ना, होता ही है, एक अलग मोटिव होता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारे मंच पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको खुद पार्टी बनानी थी। और यहाँ देखिए अगर मान लीजिए आज अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, सुप्रिया सुले जा रहे हैं, मंच पे बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकल ऐसा वाले से नहीं रहा है, होते, ये नहीं protest ऐसा में वाले day शुरू one से, से थे, day one से थे, ऐसा ऐसा वाले अगर नहीं नहीं होते तो बोलते हैं कि भीड़ जो अभी वहाँ पर है वो ऐसा और उनकी वजह से, और जब वही लोग भीड़ जमा करके रखे हैं। जब पार्लियामेंट का सत्र चलता है
तो पुलिस की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें पार्लियामेंट के आसपास जो धारा 144 बीएनएस में नई जो धाराएं होंगी वो इम्पोज होती हैं। आप इस तरीके का प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन सत्र के दौरान जनरली पुलिस अलाउ नहीं करती है। वो जंतर मंतर में करेंगे प्रोटेस्ट, वो उनको स्थान चिन्हित है कि आप जाइए। अगर आप संसद का घेराव करेंगे तो पुलिस तो पार्लियामेंट को चलाएगी, वो उसका इंतजाम करते हैं। भाई अगर इसी को इतना पॉलिटिकली सबको सपोर्ट, वही बोल रहे हैं ना, अगर आप वहीं पे अगर पूरे पॉलिटिकल पार्टी जैसे बोली कि एक पार्टी के कांग्रेस है वो कैसे सपोर्ट करेंगे? अल्टीमेटली जब इंडिया अलायंस होता है तो सब पार्टी के साथ काम करते हैं ना। जब मोटिव अगर एक है, सरकार मोटिव क्या है? सरकार पर दबाव बनाना। यहाँ पर मोटिव फिलहाल अभी हर किसी का जो अपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद है, किसी तरह से मोदी को हटाना। एक ही मकसद है कि अपनी को सत्ता में लाना। तो उसमें अगर करना होता तो कांग्रेस के लोग भी आते। ऐसा है कि इससे वो मकसद साध सकते हैं। ये तो कोई अलग किसी मसले पर कोई नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन क्या होता है हमेशा कौन सा मसला बड़ा हो जाए। जब यूथ जुड़े थे तो इसको बड़ा कर सकते थे लोग। मुझे लगता है अगर करना ही था, जब पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया तो यूथ को लेकर इस वाले में जहां पर आपको 10 करोड़ और 23 करोड़ तक फॉलोअर्स हो गए थे, जब सीधे सीधे यूथ से जुड़ा था तो इस मसले को बड़ा कर सकते थे। क्योंकि आज के जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर अपोजिशन अगर सही में अगर चढ़े तो बहुत अच्छा। लेकिन क्या है कि अपोजिशन उस तरह से चीज़ों को मुद्दा नहीं बना पा रही है। मुद्दे बहुत हैं, मुझे लग रहा है अभी भी कि इस सरकार के खिलाफ भी बहुत सारी डायरेक्शन इनका डायरेक्शन दूसरा है। आप अपना लेके गए। कभी कभी एक साथ होता है ना कि एक मसले पर सब लोग साथ आओ, बाद में तो जो करना करेंगे। चुनाव में देरी है, सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन तो बने, लेकिन आप हर कोई अपना अपना अगर थैला लेके जाएगा तो फिर उसमें दिखेगा नहीं कि भाई सबके लिए कुछ हम कर रहे हैं। तो ये दिक्कत जो अपोजिशन की है उसका फ़ायदा सरकार को मिलता है और इसीलिए सरकार कोई किसी पूछ नहीं रही है। दूसरी ये चीज़, क्योंकि पार्लियामेंट मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो टेबल किए जाएंगे विधेयक? सरकार तो क्या टेबल करेगी, ये दो लोग हैं सरकार के विषय को बताने के लिए। लेकिन विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी के घर पर ये है। और अमूमन जब भी संसद का सत्र होता है ये बैठक होती है और ये कहीं ना कहीं उन विषयों पर जिस पर सरकार को घेरने की ज़रूरत है। जैसे अभी देखिए मुद्दे कई हैं कांग्रेस पार्टी के पास, चाहे हम नीट पेपर लीक की बात करें, अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करें, क्योंकि सरकार को घेरा जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक पॉलिटिकल एक विषय हो सकता है। चुनाव को लेके भी खबरें आ रही थी। हाँ, पंजाब ठीक है, ठीक करने की कोशिश हम कह सकते हैं कि करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की। पंजाब में प्रधान बदलने की बात थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। टेन्योर, हालांकि अभी तक राजा वड़िंग का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ नाराजगी बहुत है, बहुत सीनियर लीडर में, तो प्रधान बदला जाए। कमेटी बनाई गई, उन कमेटियों से 1-to-1 राहुल गांधी भी मिले, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद फैसला हुआ कि नहीं, प्रधान नहीं बदला जाएगा, बाकी कमेटियों का गठन कर दिया गया। उस पर नाराज़गी हुई और वो नाराज़गी हम कह सकते हैं कि एक गतिरोध के रूप में, एक बड़ी तल्खी के तौर पर ऐसे दिखा कि जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रभारी पंजाब गए, 5 दिन वो चंडीगढ़ में रहे। पहले तो 2 दिन ये नेता मिले ही नहीं, बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, हम जो भी मुलाकात करेंगे वो राहुल गांधी से करेंगे और जो भी हमारी नाराज़गी है वो हम राहुल गांधी के सामने रखेंगे। भूपेश बघेल ने वहाँ सबसे बातचीत की। अंतिम दिन जब ये चन्नी जो है वो और राजा वड़िंग, ये दोनों की बातचीत की, सुलह की बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राजा वड़िंग होंगे तो हम बैठक में नहीं आएंगे। तो बैठक में बातचीत करने के बाद जो रिपोर्ट दी गई है, भूपेश बघेल ने कल रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को दी है और उसके बाद ये क्लियर ज़रूर किया गया लीडरशिप की तरफ से कि फैसला बदला नहीं जाएगा। उन्होंने एक लाइन कही, जो लाइन यहाँ से लेकर पंजाब तक चल रही है, कि क्या प्रधान बदलना या इस तरह से लीडरशिप के फैसले बदलना क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है, हम नहीं करेंगे। तो ये एक साफ मैसेज जो है वो लीडरशिप की तरफ से दी गई है। अब देखना होगा, क्योंकि नाराज़ जो नेता हैं, रंधावा पहुंचे हुए हैं दिल्ली, चरणजीत सिंह चन्नी आए हुए हैं, वो मिलेंगे केसी वेणुगोपाल से और कहीं ना कहीं उनको मैसेज देने की कोशिश की करेगी। नाराजगी है, 2 गुट हो चुका है यहाँ कांग्रेस। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत दिन इनकी नाराजगी चलेगी नहीं, क्योंकि लीडरशिप जिस तरह का मैसेज दे रही है उसमें कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। तो अब या तो वो माने, नहीं तो फिर अपना रास्ता नापेंगे तो फिर क्या तो कहीं और नाप ले रास्ता वो अपना। एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, रास्ता नापेगा ऐसे क्या? क्योंकि रंधावा साहब मिले थे अमित शाह जी से 2 हफ्ते पहले। वो मुलाकात कुछ और थी सुमित। नहीं, वो ऑफिशियली कुछ और थी। अंदर क्या बात हुई आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद भी एक से मिले थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपने 2 नाम लिए, रंधावा और चन्नी आ रहे हैं। चन्नी नाराज हैं, चन्नी अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, उनको नहीं बना रही है पार्टी, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है बकौल भूपेश बघेल। तो क्या चन्नी रंधावा का गुट क्या बीजेपी में जा सकता है?
देखिए सुमित जी, मैं एक बात बताऊं कि जब ये कमेटी बनाई गई थी उस समय में 2 नाम पूछे जा रहे थे सभी नेताओं से 1 to 1, क्योंकि मैं भी इन्हीं नेताओं से बातचीत करती हूँ। उनको ये कहा गया कि 95% जो नेता थे उन्होंने राजा वड़िंग के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने कहा कि हमें राजा वड़िंग बतौर प्रदेश अध्यक्ष पसंद नहीं है। उनके पास दूसरा विकल्प दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी का। ये वही नेता हैं जिस रंधावा का नाम हम ले रहे हैं, जिस बाजवा का नाम लिया जा रहा है, जो कल भूपेश बघेल से मिलने से पहले गए थे केसी वेणुगोपाल से मिलने। ये तमाम जट सिख नेता हैं जिन्होंने चन्नी का विरोध किया था। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो गतिरोध है या ये जो नाराजगी है, ये चन्नी को पहले ये हटाना चाह रहे थे। आज क्योंकि राजा वड़िंग रह गए तो इसलिए कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये सब एक साथ आ गए। बीजेपी दोस्त बनाने में माहिर है। हाँ, तो ये एक साथ आ गए। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि चन्नी को लेकर कई चीजें निकल कर आती है कि हाँ वो नाराज हैं तो क्या वो जा सकते हैं। लेकिन चन्नी के ही एक करीबी ने मुझे कहा कि अगर चन्नी को राहुल गांधी एक बार बात कर ले तो चन्नी कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। रंधावा, जिनको राजस्थान में जनरल सेक्रेटरी बनाकर रखा है, इनको इतना सम्मान दिया है, और रंधावा जो है उनसे भी मेरी बातचीत होती है। आज सुबह उन्होंने उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा 4 बजे केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है। तो वो जो मीटिंग आप कह रहे हैं, वो मीटिंग जो थी वो उनकी पहले से निर्धारित मीटिंग बताई जा रही थी कि पहले से उन्होंने समय मांगा हुआ था अपनी कंस्टिट्यूएंसी की कुछ विषयों के बारे में बातचीत करने के लिए। तो अब तक जो स्थिति मैं समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये नेता बीजेपी में जाने जैसी कोई स्थिति। हाँ, दबाव जरूर डालने की कोशिश कर रहे हैं लीडरशिप को। लीडरशिप ने अपना संदेश दे दिया कि हम नहीं बदल रहे हैं। तो अब वो बोले ना कि राहुल मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पार्टी में दिक्कत यही है कि राहुल मिलते नहीं किसी से। जो भी पार्टी छोड़ा है सबका यही शिकायत था कि कभी राहुल मिले नहीं। लेकिन उन्हीं नेताओं में से तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 24 घंटे दरवाजा खुला था, क्यों नहीं आए मिलने। मतलब सिंधिया जैसे नेता अगर ये कह दे कि मुझसे राहुल गांधी, मैंने देखा है कई बैठक मैंने ऐसे कवर किया है जहां जनरली ये कहा जाता है कि राहुल जी, कई नेता इस तरह से संबोधित करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता थे जो राहुल और प्रियंका करके संबोधित करते थे। इससे पता चलता था कि वो कितने करीब थे राहुल गांधी के। और वो अगर कहें कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, तो जाने वाले को एक बहाना जरूर चाहिए होता है, क्योंकि अपने दम पे बीजेपी पंजाब में तो नहीं कर सकती। वो बहुत दूर की बात है। गोल्डन चांस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, चाहे कोई भी चन्नी भी आ जाए, कोई भी आ जाए। जैसे बीजेपी में आएंगे फिर चन्नी बीजेपी वाले हो जाएंगे, तो फिर बीजेपी जैसे कैप्टन हो गए। वहां पर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी पोजीशन अभी तक दिख रही थी। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से बेटर पोजीशन पे कांग्रेस थी, लेकिन अभी भी एज है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वहां पे उनको नहीं चाह, वहां की जनता अगर देखिए तो उस तरह से है, उनके खिलाफ एक माहौल है बना हुआ। उसको अगर कांग्रेस करे तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्योंकि बीजेपी उस तरह जा नहीं सकती, शहर से बाहर वो जा नहीं पा रही है। शहर तक ही पार्टी है ये। शहर से जहां आप गांव तरफ जाओगे तो लोग इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए करतारपुर कॉरिडोर बनाने के बावजूद जो सिख हैं वो इनके साथ नहीं जुड़ पाए। तो ये मुझे लगता है उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती थी बीजेपी के लिए जो आपने किया। तो वहाँ पर जो नाराज़गी है वो दूर नहीं हो पा रही है, चाहे किसान आंदोलन के जरिए तमाम चीज़ों को लेकर हो। और सही बोलिए तो उनके पास कोई ऐसा कोई सिख चेहरा भी नहीं है। बिट्टू है ठीक है, लेकिन उस तरह से वो नहीं जुड़ पाए, अभी तक उस तरह जुड़ाव नहीं हो पाया। तो अगर कोई भी आ जाए बीजेपी का कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कांग्रेस का नुकसान तो हो जाएगा। सतलज वाले इशू पे तो बिट्टू के खिलाफ ही मुखालफत शुरू होगी। पार्टी के सिख लीडरशिप जो भी है वो बिट्टू के बयान से खुश नहीं है। इकबाल सिंह लालपुरा का स्टेटमेंट तो सबने पढ़ा ही है। तो हालत वहाँ पे कांग्रेस के लिए ज़्यादा खराब है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, बीजेपी बढ़ेगी लेकिन बढ़ के वो सत्ता तक जाने वाली पोजीशन पे नहीं। मुझे लग रहा है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ेंगे आपस में इस तरीके से, और बीजेपी इसमें काफी एज ले लेगी। जैसे का भी फायदा हो सकता है। अकाली आई डोंट नो, हो सकता है, हम जब पंजाब में नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद चले गए, जिसमें 2 या 3 तो सिख हैं बाकायदा, एक तो हरभजन सिंह भी है, एक वो लवली यूनिवर्सिटी वाले हैं, और एक और कोई 3 सरदार हैं उसके अंदर। और प्लस अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, चन्नी और रंधावा चले गए तो कितने सारे सरदार चले जाएंगे। बीजेपी का क्राइसिस जो है, देखिए नहीं, इस चीज को सुमित जी समझना पड़ेगा। कैप्टन भी सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था पंजाब के साथ रह करके। कैप्टन मतलब राजा है। नहीं, राजा है तो वो राजा की तरह ही हमेशा जब भी मुख्यमंत्री रहे वो बस वही है। कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। ये रंधावा अगर चले जाए, चन्नी तो 2 विधानसभा चुनाव हार गए जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है ये जो वोट बैंक है ना, ये कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है, इन व्यक्तियों के साथ नहीं है। हाँ, दलित वोट बैंक है चन्नी के साथ, और यही वजह है कि थोड़ा
ब्लैकमेल करने की कोशिश चन्नी जो है सबसे वो बड़ा आगे वोट चल बैंक रहा है, है। 32% है नहीं तो पंजाब में। वो सबसे बड़ा- और लेकिन वो सबसे बड़ा पूरा चेहरा चन्नी हो चुका है क्योंकि सीएम रहे हैं। नहीं, लेकिन वो पूरा वोट बैंक जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ, मैं तो ये कभी होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी ये मान के चल रही है कि उसका पंजाब में कुछ नहीं हो सकता है। उनकी तैयारी बहुत बड़े लेवल पे है। जो पश्चिम बंगाल में सुनील बंसल को लगाया गया था, अभी टीम आएगी पंजाब में लगा दिया उनको। मतलब पूरी लगा दिया? संभावना है कि अच्छा। लगाया जाएगा उनको पंजाब में। अच्छा, पंजाब नई का- टीम जो आएगी। जो नई टीम आएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीम आएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि सुनील बंसल को भेजा जाएगा। जैसे रंजीता ने कहा कि उस दिन जो पंजाब के लीडर्स मिले, उस दिन एक और चेहरा वहां पे मौजूद था, भारतीय जनता इसीलिए पार्टी मैंने का। बोला। तो किसी ने फोटो खींच लिया, मैं वो तरुण फोटो चुग, खींच के बोलिए ना उनको साफ मैंने साफ। भेज दिया तरुण चुग तरुण को, चुग उसी कि आप दिन- वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पंजाब से ही आते हैं। मैंने कहा आप वहाँ क्या कर रहे हो? वो मान लो बॉर्डर डिस्कस करने गए थे, तो आपका कौन सा बॉर्डर वहाँ पर? अरे ऐसा नहीं, सत्ता वाला बॉर्डर। वो तो आते जाते मुलाकात हुई थी। वो जो तस्वीर है वो बाहर की तस्वीर बाहर की है, लेकिन वो तस्वीर कर्तव्य बाहर भवन की। में थी। तो उन्होंने कहा, ये सवाल पूछा गया था रंधावा से कि आप बोल रहे हैं कि मुलाकात गए और वो करने गए थे और वहां आपको पंजाब तरुण चुग मिल गए, तो बोलते हैं भाई उनसे मेरे नजदीकी संबंध है, अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो मैं शीशा बंद थोड़ी ना कर दूंगा। मैं काला शीशा लगा के नहीं गया था, तो मैं उसी तरीके अंधेरे में से नहीं गया। मैंने तरुण चुग के घर पे कुछ कांग्रेस पार्टी के, कुछ अकाली दल के नेताओं को दिन में उनसे मिलते हुए देखा है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संपर्क में नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो सांसद विधायक टूटे हैं, उनमें जो संदीप पाठक है, वो पूरा संगठन का काम वहाँ देखते थे आम आदमी पार्टी का, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो बीजेपी जो है, पहले तो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से जो केवल सिंह ढिल्लो आए हैं, सिख कैप्टन के नजदीकी है वो। कैप्टन की नज़दीकी हैं, उनको बनाया। फिर रवनीत बिट्टू को कह दिया कि आप अपना बुढ़िया बिस्तर यहाँ से संभाल लो, आप एमओएस रेल हैं, आप वहाँ जाओ। फिर सुनील बंसल को भेजा जा सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं है। तो अगर आप बीजेपी इतने बड़े नेताओं को वहाँ पर लगा रही है, तो उसको भी कोई पॉसिबिलिटी है। और एक सर्वे का काम चल रहा है, क्योंकि कहीं भी चुनाव में उतरने से पहले पार्टी जो है एक पूरा फीडबैक, एक पार्टी के अलावा एक अलग मैकेनिज्म है कि वो क्या कह रहा है। तो उसमें अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तो स्थिति बहुत हद तक टफ हो जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। क्योंकि अगर आप देखिए बीजेपी की जो स्ट्रेटजी हमेशा रही, तो जो जिस स्टेट का जो सबसे बड़ा कास्ट है, जो कि डोमिनेटिंग होता है, बीजेपी की कोशिश तो उसके खिलाफ जो है ना, उसके सारे को आप खड़े उनको कर लो। इकट्ठा कर लो। हरियाणा में जाट के खिलाफ नॉन जाट को सबको जोड़ दिए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ओबीसी कौन, यादव, तो जो छोटे ओबीसी उसको जोड़े। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो नॉन सिख जो हैं उनको साथ जोड़ने का इनका प्रयास है। और सबसे बड़ी बात कि खुद अमित शाह, देखिए अमित शाह ने कई बार कहा है कि उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश नहीं है, 27 के चुनाव में उनका पूरा फोकस पंजाब है। और वो यूपी तो सॉर्टेड है, बाबा ही वहाँ यूपी सॉर्टेड है, सबको पता है। लेकिन और उसके पीछे एक और वजह है, एक जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है ना, क्योंकि पिछले इनके आने के बाद से ये बार बार कहा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम चीजें, जिस तरह से जो पंजाब जो के खालसा, जो खालिस्तान से जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले, उनका जिस तरह से बड़ा हो रहा है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। अमित शाह इसको लेकर बहुत एक्टिव हैं। भाई ये चीज़ें नहीं हो, आप पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर वो इस तरह से जुड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के समय में या आम आदमी की पार्टी में दिखेगा कि कई बार ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, जो ड्रग्स और नशे के लिए तो मेरे ख्याल से ये सरकार भी बहुत टेररिस्ट जो ग्रुप है खालिस्तान ग्रुप से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर। तो अमित शाह खुद देख रहे हैं, अमित शाह आपको हो सकता है कि पदयात्रा करते भी नजर आए, इसे भी तैयारी है कि पंजाब को लेकर बहुत बड़ी तैयारी उनकी है। जैसा रविकांत ने भी कहा कि कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश है कि नॉन सिख को, लेकिन उस तरह से शहर से अगर अंदर वो जो बॉर्डर की बात हो रही है, वो जो बैरियर है ना शहर और गांव के बीच का, अगर उसको तोड़ देगी तो वो बंगाल का नतीजा करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बस वहीं पर आकर बीजेपी फंस जाती है, जहां शहर से आप गांव की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा चुनाव जो था बिट्टू, जो लोकसभा चुनाव हारे भी, आप शहर में पूरा जीत गए, आप जो ग्रामीण इलाके वहाँ पे आपका सुपड़ा साफ था। तो ये जो दिक्कत कर रही है, इसी वजह से वो वहाँ पर उस पोजीशन पे नहीं पहुँच पा रही कि आप रूल कर पाए। बिट्टू किससे आ रहे पता है आपको? राजा वड़िंग से। राजा वड़िंग क्यों खास है राहुल गांधी के? इसीलिए खास है कि वो जो एक टफ सीट थी, उस पर जाकर राजा वड़िंग लड़े और उस पर जीत के आए। इसीलिए राजा वड़िंग को हटाना भी कांग्रेस आलाकमान के लिए आसान फैसला नहीं है कि चन्नी को बना देना। अब जबकि आपने अभी 1 या 2 तारीख को तो अनाउंसमेंट किया है जुलाई में पूरी पंजाब की नई टीम का, और फिर आप 15-20 दिन के अंदर चेंज कर दें कि नहीं भाई प्रेशर में चेंज कर दिया, तो वही बात कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नहीं ले रहे हैं तो मैं राजा वड़िंग का इस्तीफा ले लूँ तो क्या मैं कमज़ोर नेता हूँ, ये भी साबित कर देंगे। जबकि मेरी पसंद का व्यक्ति है राजा वड़िंग को। पहले उन्होंने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था,
राजा वड़िंग दिल्ली में जितने प्रोटेस्ट होते थे उन दिनों में, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सब राजा वड़िंग लीड करते थे। जैसे वो बाद में वो कर्नाटक का आया था, क्या नाम है उसका, श्रीनिवास बाद में लीड करने लगा। हम जस्ट सेइंग कि राजा वड़िंग इज वेरी क्लोज टू राहुल गांधी, इसीलिए उसको हटाना आज की तारीख में आसान नहीं है। सांसद है भाई, उन्हीं के खिलाफ एक पूरी लॉबी यहाँ तैयार की जा रही थी। अब देखिए पंजाब में। पॉलिटिकली फायदा नुकसान कर्नाटक सारी जगह में आपने चेंज कर लिया, बीजेपी कर्नाटक छोड़ दी, विजेंद्र को नहीं हटा रही नहीं हटा रही है। उसको लेकर बहुत सारी मुश्किल है। अभी राज्यसभा चुनाव में वहाँ पे बीजेपी वालों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन क्यों? लिंगायत येदुरप्पा का बेटा वहाँ पर उस जो लेगेसी को लेकर, हालांकि उसमें बहुत कमी है, उस तरीके से जो एक लेगेसी होते हैं, अगर उस लेगेसी को बढ़ा नहीं पाए, वो अब येदुरप्पा नहीं है ना भाई। आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर बात नहीं करोगे भाई, आप येदुरप्पा होते तो ठीक मान भी लिया था ना। आप येदुरप्पा है ना, ही लिंगायत समाज में आपकी उस तरह से पकड़ है भाई, एक व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव होता है ना। तो इसके बावजूद लेकिन बीजेपी को लग रहा है चलो अभी चुनाव नहीं है तो छोड़ो ना, क्यों पंडारा बॉक्स में हाथ डाले और वहाँ की चीज़ों को छोड़े। तो हो सकता है कि अभी जो नई टीम आ जाएगी सिर्फ वहीं का बच रहा है, बाकी तो मुझे लगता है सब जगह का अध्यक्ष बन गया कब आ रही नई टीम? हो सकता है कल रात को बहुत महत्वपूर्ण दोनों का इंतजार है। reshuffling की बात करें कैबिनेट? नहीं, वही बता रहा हूँ कि कल रात को प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अमित शाह थे, BL संतोष जो कि संगठन मंत्री है, और नितिन नवीन थे। तो कहा यह जा रहा है कि जो उस पर जो टीम बननी है, क्योंकि एक बार टीम पहले भी लिस्ट गई थी जिसमें PM साहब ने कहा था कुछ बदलाव करने के लिए, तो उससे पहले लोग सब बैठे थे आपस में, अमित शाह, नितिन नवीन और ये सब बैठ के चर्चा कर चुके हैं। तो फाइनल जो नहीं होता, एक PM साहब के साथ जो एक अप्रूवल वाली बात होती है कि PM साहब हर चीज़ देखते हैं, अगर 2 कैंडिडेट भी अगर कहीं पे बाई इलेक्शंस के होते तो वो भी एक बार जरूर देखते, तो ज़रूर है वो। तो कल कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे की जो बैठक में लेवल टीम फाइनल हो गया है। कैबिनेट रिशफल की जो चर्चा आ रही है, मुझे तो ये सत्र के पहले बीजेपी की टीम आ सकती है? आ जाएगी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आ जाए। टीम लेवल पूरी तैयार है। अब उसको किस दिन लाना है, क्या 20 तारीख को लाना है, जिस दिन प्रोटेस्ट वाला दिन है, उस दिन अगर टीम गिरा दिया जाए, बहुत सारे देखिए खबर भी तो मैनेज कर रही है, रनडाउन के हिसाब से हेडलाइन भी तो मैनेज कर। हाँ, तो वो उसके हिसाब से जिस समय टीम आएगी उस समय वो अगला 4 घंटे खबर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, डिपेंड करता है कि ये प्रोटेस्ट में अगर 1-1.5 क्या महीने पॉलिटिकल से ये पार्टी खबरें आ रही जुड़ती है। थी कि नई टीम तैयार हो रही है और ये डिले होते होते, लेकिन कैबिनेट रिशफल अब नहीं होगा, क्योंकि जो चर्चा थी कि शायद उसकी संभावना नहीं के बराबर है। जब सत्र के बाद होगा और ज़्यादा संभावना अब सितंबर में है। लेकिन इस बार का जो पार्लियामेंट का सत्र है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो है जो विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम एक चीज खाली डिलिमिटेशन। सुमित जी, मैं बोला सिर्फ ये जो कैबिनेट रिशफल की जो बात हो रही थी वो पूरा कर दो, फिर तुम बोला कि ये जो टीम से थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा कि कैबिनेट जब रिशफल होगा तो क्या होने वाला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन आने के बाद कि एक जो यंग फेस है ना, एक नया जनरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो कहा जा रहा था कि जो सरकार में कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ लाएंगे, मुझे लगता है कोई सीनियर मंत्री को ड्रॉप करके नितिन नवीन के अंदर में आप उनको जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे। तो जो टीम होगी वो यंग की होगी, कुछ लोग होंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो उसमें आपको सुनील बंसल हो जाएंगे, विनोद तावड़े हो सकता हो जाएंगे, 1-2 BD शर्मा जैसे किसी सीनियर को लाके आप यहाँ पे डालेंगे। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर रहे किसी लोग को लाकर आप नहीं बैठाएंगे। पूरी देखिएगा, पूरा यंग फेस होगा और उसी तरीके का कुछ अगर यहाँ पे अगर दिख गया नया, तो आप मान के चलिए कि ब्लड बात होने वाला है। जब भी कैबिनेट रिशफल होगा बड़े लोग उसमें जाएंगे और कैबिनेट का एक नया स्वरूप दिखेगा जो फ्यूचरिस्टिक होगा, जो फ्यूचर में जो आप कह सकते हैं लीडरशिप हो, बड़े मंत्री बन सकते हो, उस तरह का चेहरा फिर आपको कैबिनेट में भी दिखेगा, जो कि सेशन के बाद होगा। ठीक है रवि, सेशन कैसे खास होने वाला है इस बार का? सेशन इसलिए खास होगा क्योंकि पिछली बार जो सरकार चाहती थी वो करा नहीं पाई। वो जानती थी कि नंबर्स उसके फेवर में नहीं हैं। आपने प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट दिया होगा जब बिल गिर गया, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया है, इस बिल के विरोध में जितनी अड़चनें आएंगी उन अड़चनों को हम दूर कर देंगे। तो उस सत्र से इस सत्र तक आने में क्या क्या हो गया? आम आदमी पार्टी टूट गई, TMC पूरी टूट गई, वो नई पार्टी, फिर जो है UBT में सेंध लग गई, उनके सांसद टूट गए। तो ये जो नंबर्स कम पड़ रहे थे वो नंबर्स जुटाए गए। उनको 1-2 दिन में लोकसभा स्पीकर से मान्यता भी मिल सकती है। उनके जो नेता हैं वो मिल चुके हैं 2 दिन पहले। ऐसे में सुप्रिया सुले का कल स्टेटमेंट आया कि अगर सरकार बिल में इस बात को लिखित आश्वासन देती है कि किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होगा, 50% का वो वर्ड जो है 50% वो जो बोला मराठी में, वो अगर देते हैं तो हम सोचेंगे। संजय राउत जो धुर विरोधी थे वो भी कहें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उधर DMK भी कह रही है कि हम जो डिलिमिटेशन पे सरकार के साथ आ सकते हैं। तो अगर सरकार के जो फ्लोर मैनेजर हैं उनको लग रहा है कि हम 360 के आसपास जा रहे हैं, राज्यसभा में ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं, तो डिलिमिटेशन का जो बिल है वो सरकार लेकर आएगी। और एक और बात,
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था अखिलेश यादव को लेकर कि ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, समय समय पर हमें सहयोग करते रहते हैं, और बड़ी विनम्रता से अखिलेश ने उनका अभिवादन किया। हाँ। तो क्या उधर भी कुछ मैनेजमेंट हो गया है? तो ये बड़ा रोचक होगा। इधर विपक्ष जो है राम मंदिर इन तमाम चीज़ों को उठाएगा, उधर सरकार डिलिमिटेशन को लेकर आ गई, और ये बिल पास कराने में अगर वो कामयाब रहते हैं तो ये भी भारतीय राजनीति में आप देखिए सांसदों की संख्या बढ़कर कहाँ से कहाँ जाएगी। किस सेंस में आपने कहा अखिलेश यादव के साथ? मैनेज इन द सेंस ये होता है कि जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप कोई इंपॉर्टेंट बिल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, बिल पे हमें सरकार का साथ नहीं देना है, हम बोल देंगे हमारी फ्लाइट ही छूट गई है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम सत्र में नहीं आएंगे, तो स्ट्रेंथ जो है वो घट के कम आ जाती है, और जो सांसद जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो ऑलरेडी फ्लोर मैनेजर करते हैं। नंबर अभी देखिए, अगर देखिए तो उस हिसाब से कह रहा हूं। 293 में 6 जोड़ दीजिए आप शिवसेना वाले, 299 हो गया। पिछले बार ही 5 वोट ज़्यादा मिले थे अगर आपको याद हो, तो वो तो 5 जोड़ ही लीजिए, तो उसी से आपको 304 हो गया। 304 का 20 जो हैं 20 टीएमसी वाले, तो 324 तो यही हो गए हैं। और इसके अलावा अगर डीएमके जैसा बोल रही हो और अगर ये बोल देते, उसी से आपका काम हो जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देखिए मैनेजमेंट पूरा हो चुका है, सरकार को बस इतना अब बोलना कराने है की भी तैयारी हो चुकी है। जो समाजवादी पार्टी है, अभी समाजवादी पार्टी टूटेगी नहीं। देखिए 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टूट नहीं होने जा रही है, कि वो देखेगी थोड़ी, वो कहा ना तेल की धार, अगर बाई चांस वहाँ पर अखिलेश चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी में कुछ सांसद छोड़ के निकल आए, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होगा। अगर बाबा जीत गए तो मान के चलिए ये 34 जो है ना, उसमें से घट के आधे हो जाएंगे समाजवादी पार्टी से, जैसे टीएमसी के साथ हुआ। हाँ। चुनाव हारते थे। क्योंकि चुनाव आपको पता हारते चला हैं, कि एकदम जितने खड़ा भी नहीं है ना, वो पीएम ने भविष्य में बोला इस्तीफे। ना, वो स्टेटमेंट था कि जितनी भी अड़चनें आएंगी इस बिल के रास्ते में, उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो नंबर बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग है, बाबा की वापसी तो लगभग लगता है 27 में तय है, शक तो कहीं से है नहीं। एक मुद्दा है राम मंदिर चंदा चोरी, वो भी इतना बड़ा नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद मोनेटाइज इन चीज़ों को कर लिया, जांच हो रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हाँ, वो बीजेपी के लिए डाइवर्ट भी मुश्किल हो गया, होगा बहुत नहीं। ज़्यादा हाँ, अलग अलग मंदिरों में आ रहा है, तो ये अलग चीज़ें जा रही है। और दूसरी हाँ। बात मुझे लगता है चंपत राय की वजह से ये पॉलिटिसाइज मतलब उस तरह से नहीं हो पाया, बीजेपी से चिपक और नहीं एक पाया। हाँ, बीजेपी से इसलिए नहीं चिपक पाया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें आ गई ना। आप हिमाचल का भी देख लीजिए, और या फिर एमपी का देख लीजिए, बगलामुखी का भी नाम आ गया। इधर उत्तराखंड तो खैर बीजेपी है ही, लेकिन वहाँ भी नाम सामने आ गया, बद्रीनाथ, और कई सारे ऐसे मांग उठने लगी कि अब हर मंदिरों में इसकी जांच हो जानी चाहिए। तो ये एक पार्टी से जो स्टिक हो गया था, जो छवि खराब करता बीजेपी की खास करके, क्योंकि हम राम को लाए हैं नारा इन्होंने दिया था, लोग इन्हीं से सवाल कर रहे थे कि अब ये क्या हो रहा है, तो वो चीज़ तो खत्म हो गई है, वो डेंट नहीं कर पाई बीजेपी को मेरे ख्याल से। हम जो राम को लाए और राम को चुराए ना, बस नहीं वो बोले ना कि अगर ये कहीं से भी राम को अगर ला ला के पूरा- जो खजाना इकट्ठा करके चोरी किया जा हाँ, रहा वो है। कहते हैं ना, दोनों हाथ से वोट बटोरने का काम बीजेपी ने किया था ना राम मंदिर के नाम चंपत राय पे पे। आगे इसकी गड़बड़ हो गई, उनका उत्तर जो पूरा जो प्रदेश- विरोध था ना शुरुआत में, वो चंपत राय में आके रुक गया कि चंपत राय। अगर वो शुरू से ही अगर पॉलिटिकल फिगर के साथ बाद में उनको रियलाइज होगा, याद है एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि अब वो क्यों मोदी जी और नितिन मिश्रा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको तब रियलाइज हुआ कि भाई चंपत राय के चक्कर में जो भाई हम चुनावी फायदे की सोच रहे थे वो हो नहीं पाया, बीजेपी से चिपक नहीं पाई, क्योंकि ना उसमें योगी का रोल था, ना अमित शाह का, ना प्रधानमंत्री का। तो चंपत राय में अब वीएचपी बदनाम होगी, संघ बदनाम होगा, और अलग विषय है। उन लोगों ने भी तो किनारा कर लिया, हाँ करके सीधे बोल दिया। बीजेपी को वहां से फिर बाद में नितिन मिश्रा को इसमें लपेटने की कोशिश की। नितिन मिश्रा अगर उसमें कहीं आते हैं तो फिर सीधे सीधे आप पीएमओ को जोड़ लेंगे कि भाई उनके कई जो टॉप पे जिसको फायदा हो रहा है, तो इस कारण से उस तरह का फायदा नहीं हुआ। इसलिए देखिए अब उस तरह से अब चर्चा भी बंद हो गई है। हाँ, चर्चा बंद हो गई, जांच तो मैं चली तो रही है। मेरी नज़र तो 20 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई एसआईटी की, उस पर है, थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी लीगल पहलुओं की बात कर रहा हूँ। एक जो सबसे बड़ा पेच इस कहानी में है, जो समझने की ज़रूरत है, चोरी हुई, ट्रस्ट के लोगों के जो लोगों ने अपॉइंट किया था उनमें से 8 गिरफ्तार हुए, उन्हीं के अपॉइंटेड लोग। उन्होंने जो निशानदेही दी, जो सामानों की रिकवरी हो रही है, घर बन रहे हैं, ज़मीनों की खरीद फरोख्त हुई, वो रिपोर्ट दी गई एक ऐसे व्यक्ति को जो यूपी सरकार का चीफ सेक्रेटरी है होम, संजय प्रसाद जी। उन्हीं के ट्रस्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के पास रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, वही रिपोर्ट के आधार पर आप जांच करा रहे हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या ये बात मानेगी कि मैं ही चोर, मैं ही जांच कराऊं, मैं ही अपनी सज़ा तय करूं? अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है, सूर्यकांत साहब की बेंच है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को कैसे देखते हैं। इसको अगर वो कह देते हैं कि ठीक है, तब तो सब ठीक है। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, ये तो लीगल पहलू कह रहे थे सुमित जी, कि
बयान जिस तरह के नेताओं के आए, शायद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान है जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आस्था से और मन से नहीं चंदा दिया था उनका चंदा चोरी हुआ है। उन्होंने एक बयान दिया, मतलब आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि विधानसभा मेरी में आस्था है? सतीश हाँ, महाना। हाँ, कि आप ये कैसे तय कानपुर। कीजिएगा कि मेरी आस्था है या नहीं है? जब तक मेरी आस्था नहीं है मैं कैसे जाऊंगी मंदिर? और अगर मैं मंदिर गई तो मैंने अलग अपनी ही विषय आस्था हो से गया, दिया ये है। अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ, ये बयान नहीं, ये बयान सब तो बहुत अजीब संसद से के सत्र बयान में है। इशू आएगा। आएगा निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कौन है। सी इम्पोर्टेंट ये यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौन कौन से मुद्दे होंगे, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो चंदा चोरी का है, आस्था चोरी का है, नीट पेपर लीक, E20, बड़े-बड़े ये तमाम मुद्दे, वो हाँ, मुद्दे, E20 तो हम भूल ही गए। मुद्दे इस बार बहुत जिनको हैं विपक्ष के पास, लेकिन ट्रम्प कार्ड में भी तो कुछ रहेगा। E20 वाला जो कहानी हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आई है, अपने चैनल पे चल भी रही है, शायद लोगों ने देखी भी हो, नहीं देखी तो उनको देखना चाहिए, टाइम्स नाउ पे जाके, नवभारत पे जाके। रायपुर की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। एक डॉक्टर ने गाड़ी खरीदी जनवरी 2023 में, मारुति की कोई कार थी, वो ख़राब हुई। उसको ये शक हुआ कि पेट्रोल जो मैं भरा रहा हूँ उसकी वजह से ख़राब हुई। उसने जांच कराई, उसकी जहाँ सर्विस सेंटर पे गया, उन्होंने कहा आपका तेल ख़राब था जहाँ से आप भरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो कोर्ट में चला गया कि भाई मेरी गलती थोड़ी है, भाई मैं क्यों भुगतूँ यार, मेरा तेल ना मेरा, मैं तो पूरा पैसा दे के दे रहा हूँ। कंज्यूमर कोर्ट ने जांच कराई। कंज्यूमर कोर्ट की जांच रिपोर्ट में पाया कि जो तेल पड़ रहा है गाड़ी के अंदर वो मिक्स है, वो ख़राब है। और कंज्यूमर कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसकी गाड़ी बदली जाए। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को जो मानसिक प्रताड़ना हुई है पिछले इतने महीनों से, जब वो दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, उसके लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। तो पहली बार एक ऐसा फैसला आया कंज्यूमर कोर्ट का जो जनता के हित में है, जहाँ पर सरकार या सरकार की तरफ के लोग जो ये कह रहे हैं कि E20 बहुत जेन्युइन है, E20 से गाड़ियाँ ख़राब नहीं हो रही हैं, कोर्ट ने ये माना कि नहीं, जनता इससे परेशान है और जनता को भी सुनना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक कहानी में एक नया पहलू सामने एक नया पहलू आया और तभी नितिन गडकरी का ये बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। हर जगह हमारे यहाँ भी ये खबर छपी है कि 100% पेट्रोल हम दे रहे हैं, आपको नहीं चाहिए E20 मत लो, पेट्रोल भरवाओ, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, वो भी देने को तैयार हो जाओ। तो दे ही रहे ये भी हैं, कह रहे ऐसा हैं। नहीं है कि अभी अब कह रहे हैं, नहीं चाहिए मत लो, दे रहे हैं, आप दो। 170 बहुत है। बहुत ये लीजिए। एक आम नहीं आदमी चल रहा है। 170 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल अगर वो डलवा रहा है, अब सोचिए महीने में कितना उसका खर्चा आ जाएगा। वो कह रहे हैं हालांकि उन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का विषय, उनसे पूछे कितना महंगा क्यों मिल रहा है। इन्होंने ये बात कही, मेरी भी 2 दिन पहले उनसे बात हो रही थी। भाई बोला मैं किसी, जैसे कि सरकार में भाई मैं किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, भाई कोई अच्छी चीज़ दिखी, मुझे दिखी, भाई सब फैसला तो पूरा कैबिनेट ले रहा है, सरकार ले रहा है, तो आप सरकार मुझसे पूछोगे मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन ऑफिशियली भाई पेट्रोल पे यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जवाब तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को देना है। इस पूरे खेल में पिछले बार रवि ने भी कहा था कि गडकरी जी ना पेट्रोल मंत्री है न कुछ है, लेकिन इस हर सवाल उनको पूछा जा रहा है, उस चक्कर में बेचारे फंस भी जा रहे हैं। और चाहे सोशल मीडिया से उठाओ या ऑपोजिशन, कहीं देखो हरदीप हरदीप सिंह पुरी का हरदीप नामो पुरी की निशान नहीं चर्चा कहीं नहीं हो है, रही है। हर जगह नितिन गडकरी रवि बताओ एक बार, अच्छा, पेट्रोलियम मंत्री कौन है? सड़कों को एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं गडकरी जी। इसीलिए नहीं, मसला उन्होंने एथेनॉल की बात E20 का की, है। और क्योंकि कहीं दूसरे देशों में ये इस मॉडल को सक्सेसफुल मॉडल है, हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप सवाल हो सकता है, लेकिन ये मॉडल सक्सेसफुल है। अरे लोग बहती गंगा में हाथ धोने का भी तो काम कर रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर है आकर के कहते रहे हमने ये गाड़ी ली थी और इतने बाद में फिर किलोमीटर बोलते का कि माइलेज, नहीं, बाद में बोल रहे नहीं नहीं हमसे गलती हो दोनों गई। तरफ है, हाँ, मतलब तो कुछ एजेंडा भी है, कुछ जेन्युइन भी है। अब जो जेन्युइन है उसमें वही पिस जा रहे हैं वो भी इसमें। अब कंज्यूमर कोर्ट वाला ये जो फैसला आया है, मेरे ख्याल से अब आज की ये खबर है, अब धीरे धीरे हाँ हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ी चलाते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल कहाँ मिलता है? गुड़गांव में। अच्छा, नोएडा दिल्ली में नहीं है। पहली गाड़ी ही है अभी यहाँ पर, पहली गाड़ी है। जाते जाते सुमित तरफ तो प्रोग्राम एंड होने वाला है, नरोत्तम मिश्रा जी के साथ क्या हुआ ये बताते तो आप ही बताएंगे क्या वो हुआ? नहीं, आपका प्रदेश है, आप ज़्यादा जानते होंगे। वो भावुक हो गए, रोने रोने जैसा उनका चेहरा हो गया, मतलब कि उनके नरोत्तम साथ मिश्र का टिकट मिलना था दतिया से, अच्छा हाँ, उनका टिकट नहीं ये मिला, तो भूल ही गए। वो वहाँ से हारे हुए थे उस सीट, वो भावुक हो गए, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट तो मिला। पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जी अब देख चुके हैं काफी लंबा भाई देखिए, उनके सफर। लिए भावुक पल था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे टिकट कटेगा उनका। वो तो फॉर्म ले तो चुके कहना ही थे, है वही चीज 100 आप कह रैलियां रहे कर थे ना। चुके थे, 100 रैलियां। तो दिक्कत यही होता है ना कि इस उनको पार्टी बोल दिया में गया था कि आप ही का नाम है। इस पार्टी में मुख्यमंत्री कौन पता नहीं बनेगा क्या था, ना, नहीं ना। पता चलता है। नहीं, उनको ये उनको उन्होंने भरोसा कहा कि मुझे बोल दिया गया है। हाँ, ये उनका उनको किसने बोला है? आज तक नहीं बीजेपी बोला। ने एक नया ट्रेंड सेट किया था, सिटिंग एमपी एमएलए के टिकट जब नहीं, काटने ऐसा लग नहीं गई है। देखिए, जो बीजेपी ज्यादा हर यहाँ पे स्टेट में। इस पार्टी में हमेशा कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है। ये सिर्फ पार्टी नहीं, हर जगह के लिए होता है।
कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में बॉस कि हाँ ये कर लूंगा, लेकिन मैं ही करूंगा। जिस दिन आप ये तय करोगे ना उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही चक्कर में वो एलबीडब्ल्यू क्या हिट विकेट करा के बैठ गए। ये जो आप सोच रहे थे कि जो दो मैंने नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा और हाँ, उसी में नरोत्तम मिश्रा भी जुड़ तो गए। मिश्रा भी कि आपको लगता है कि मैं जो हूँ अब उस लाइन पे चला गया हूँ कि कुछ भी हो, आप किसी हीरोइन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कितना कितनी चीजों ने आप फिल्म बयानबाजी रिलीज की। हो रही है बम्बई में, मतलब आप इंटरनेशनल होम फिल्म है, मिनिस्टर उसमें हैं। आप दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी कर, आप क्या होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, क्या बात आप संभालो उस ना पर यार। चर्चा कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको कीमत चुकानी पड़ती है। भाई मोदी जी के टाइम पे ना अमित शाह मोदी का एक अपना स्टाइल है, जो सुमित जी ने भी कहा कि धीरे से ही होता है, गला कटता है लेकिन धीरे से कटता है ताकि आपको भी पता ना चले कट गया है। बाद में सुबह उठते तो रियलाइज हो कि गला तो बगल में है, मतलब घर पे नहीं है, बगल में रखा हुआ है। पहले दिन कितना हंगामा काटा उनके समर्थकों ने। दतिया में पूरी रात रोड पे लोग रहे, पूरी रात बीजेपी की जितनी जो जिला की यूनिट थी सबने इस्तीफा दे दिया, यूथ की और शहर की और जिले की, सबने इस्तीफा दे दिया। ये बीजेपी के लिए अपने आप में पहली बार घटना तो थी बीजेपी कि ने एक्सेप्ट भी कर ऐसा- लिया होगा, ठीक। नहीं, एक्सेप्ट और की बात दूसरी नहीं फौज तैयार है। है। अगले दिन सुबह उनको बुलाया गया, मध्य प्रदेश में बैठक हुई भोपाल में, फिर दिल्ली बुलाया गया, उनको कुछ दिखा दिया गया। तो वही तो कह रहे उसके बाद शांत हो गए, फिर रह गए, सपोर्ट भी किया, रैली में खड़े थे, हैं। रोए भी। क्या वहाँ दिखाया पे गया, फोन ही कर मतलब दिया क्या गया, नहीं फोन भी बता दिया गया, बैकअप फोन तैयार नहीं। है? ये बताएंगे। वो बताया नहीं जाता क्या दिखाया है, वो मुंह चुप कराने के लिए बिना इंतजाम रहता है। बैकअप के तो कोई मानेगा नहीं। अगर मैं भी ऐसा कोई कदम उठा रही हूँ, कोई भी हो, कि हमें नहीं करना, हम जा रहे पार्टी हैं, ने- जाओ, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ये रहा बैकअप, भाई, मर्जी है तुम्हारी। जो काम मदन मित्रा के साथ किया हुआ टीएमसी के साथ, कि तुम्हारे पास ईडी की रेड पड़ने वाली है, ऐसे ही कोई काम नरोत्तम मिश्रा की कोई फाइल रखे होंगे कि ये सब नहीं, चीजें ऐसा चल रही नहीं है, है। बहुत तरीके से होता है। It could be anything. हाँ, बहुत नहीं, तरीके दो से तीन होता उदाहरण है। बता देते हैं ना, जैसे वो बोल देंगे आप कल्याण सिंह से तो बड़े नहीं हो, पार्टी छोड़ के गए, उनका हश्र क्या हुआ देख लो। उमा भारती से तो बड़े नहीं हो, उनका क्या हुआ आप देख लो। अगर जाना चाहते हो तो फिर क्या होगे। उमा भारती भी कुछ नहीं बोली इस मामले में, चुप। नहीं और पार्टी में नहीं, इस पार्टी में भी संगठन चीज़ों को बड़ा है। समझाया था। जैसे कि जब कल्याण सिंह को जब टिकट नहीं देना था तो बाकायदा खुद अमित शाह जी ने गए, उनसे बात की, उनको चीज़ों को समझाया और ये बात को बताया कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आगे जनरेशन में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को हम बढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों उनका टिकट कटना ज़रूरी है। भाई जोशी जी का टिकट कटा और सबका एक जनरेशन चेंज, लेकिन हाँ उसको बड़े तरीके बड़े समझाया गया। और लीडर्स थे, और सबसे इंटरेस्टिंग सारी चीज़ की कमान जो है ना खुद अमित शाह ने संभाली थी और उन्होंने सबको कन्विंस किया, ये बात की। तो ये भी होता है कि इस तरह से चीज़ की जाती है। लेकिन हाँ अगर आप इस तरह से करेंगे और हो हंगामा तो इस पार्टी में उसकी जगह नहीं कि आप दबाव करा के कि हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, सॉरी मैं खींच रहा हूँ इसको, उसके 2 या 3 दिन पहले जाके फॉर्म ले लेना। जब आप फॉर्म खरीदने जा रहे हो, जबकि पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, आप मीडिया को साथ लेके जा रहे हो कि मैं आज फॉर्म खरीद, हाँ नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप लिखते ना, आप इंडिसिप्लिन कर रहे हो भाई, अनुशासन के खिलाफ जा रहे हो। पार्टी को भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस करना है, आपने अपना नाम खुद मान लिया कि भाई मैं यहाँ से सीट हारा था तो ये मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आपने जाके फॉर्म ले लिया, मीडिया को साथ लेके गए, आपने पूरा वहाँ मीडिया का हुजूम लगाया। तो ये सब चीज़ें, मतलब वो जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें इसने और आग में घी का काम किया कि भाई क्यों तुमको दे दें भाई, हम हार जाएंगे वो सीट। हमारी सरकार तो चल लंबे रही है समय तक ना। आप मंत्री रहे होगे, आपका भाई अब नया व्यक्ति आएगा भाई, हर जगह एक सीमा होती है ना। आप हमको लगता है 5 या 6 बार के ज़्यादा ही विधायक रहे हैं वो। हाँ 5-6 बार हो जाएगा। हाँ और मंत्री लगातार मंत्री रहे हैं भाई। अब एक समय होता है कि अब आपकी, क्योंकि आपको छोड़ना पड़ेगा, बैक सीट पे आइए और नए जनरेशन को आगे मौका दीजिए। पहले ऐसे था, सीनियर लीडर अगर स्टेट से छोड़ रहे हैं तो सेंटर की तरफ देखते थे, अब सेंटर में भी वो बात नहीं रही। हाँ अब लिस्ट, अब थोड़े दिन के लिए मुझे लगता है जब तक लिस्ट नहीं आता है तब तक के लिए उनको उम्मीद होगी कि हो सकता है मुझे नेशनल टीम में ले लिया जाए। तो 2-4-5 दिन इसी बहाने आदमी खुश रहेगा, उनके समर्थक भी खुश रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की है और उम्मीद यही है मॉनसून सत्र की इस बार शुरुआत हो तो कुछ मुद्दे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो बिल है वो पास हो जाए या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी सरकार के साथ, एक टेबल पे आए। चाहे सीजेपी की बात हमने की, T20 को लेकर बात हमने की है, या फिर पंजाब कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार मॉनसून सत्र में हंगामा भी देखने को मिल सकता है या फिर सहमति भी बनती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।